जो भी इंसान फ़ोन यूज करता है वो कहीं ना कहीं साइबर थ्रेट का तो शिकार हो ही सकता है जी। और हर किसी को लगता है कि उसके साथ शिकार नहीं होगा, बिल्कुल। पर जब हो जाता है तभी पता चलता है। क्योंकि मुझे भी लगता था कि मेरे साथ नहीं होगा, पर अचानक एक दिन हो गया बिना OTP दिए। अब तो OTP की भी ज़रूरत नहीं बिल्कुल थ्रेट नहीं होने के लिए। तो आज आपसे हम जानना चाहेंगे कि साइबर सिक्योरिटी की तरफ आप जैसे इतने साल से काम कर रहे हैं, तो 2026 आने वाला, अभी हमने काफ़ी सारे स्कैम देख लिए। जैसे पहले एक स्कैम हुआ था कि पुलिस की बेस में आ जाते थे और वीडियो कॉल करके दिखाते, डिजिटल अरेस्ट टाइप का हो गया। फिर एक फेक COD वाले अटेम्प्ट करते हैं लोग, उसके थ्रू पैसा ले सकते हैं। तो अब ऐसे कौन से नए स्कैम सामने आ रहे हैं जो नए नए टेक्निक निकालते हैं स्कैमर्स? अब आगे कौन कौन सा और स्कैम सामने आ सकते हैं जिससे लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है? अगर आप सिर्फ सावधानी की बात करें तो मैं जहाँ भी जाता हूँ उस टॉपिक के बारे में ज़रूर बात करता हूँ। जैसे कि आपने बताया फेक COD, जी। मेरा ही खुद का एक फ्रेंड था। मैं उसे काफ़ी समय से जानता हूँ। जैसे कि आपने बताया कि मेरे साथ स्कैम नहीं हो सकता, उसको भी ऐसा लगता था कि मेरे साथ स्कैम नहीं हो सकता था। उसने, मैं नाम लेकर बोल रहा हूँ, उसने मिंत्रा से एक सामान ऑर्डर करा, पैंट ऑर्डर करी। उसके पास नेक्स्ट 2 दिन में फेक पर्सन जो स्कैमर था वो आदमी एक फेक मतलब कपड़े का पैकेट लेकर आ गया और उसने उसको बोला कि ये आपकी पैंट है, ये मैं आपको डिलीवर करने आया हूँ। उसने बोला बिना पेमेंट के आप इसे ओपन नहीं कर सकते। डिलीवरी बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, बहुत ही हाईली पैक्ड थी कि मतलब आप खोलोगे भी तो 3-4 मिनट लगेंगे। उसने पेमेंट ली, वो गायब। ठीक है, जैसे ही उसने खोला उसने ध्यान दिया कि ये तो पैंट वो है ही नहीं, और जो मिंत्रा का ऑर्डर था वो भी होल्ड पर है, अराइविंग दिखा रहा, बट आ नहीं रहा। और उसके साथ ये हुआ कि उसने पैसे दे दिए। उसको लगता था कि COD तो सबसे सेफ है, राइट। स्कैम तो वही कर सकते हैं जो आपने UPI कर दिया, सामान आए ना आए। COD का मतलब सामान आपने हाथ में लिया तब पेमेंट दी। अब सोचो कि जिस पर उसने पेमेंट करी उसका नाम था महिंद्रा, और एक्चुअली उसने पैंट ऑर्डर करी थी मिंत्रा से, है ना। तो ये जो आपने क्वेश्चन पूछा मुझसे कि सर 2026 आ रहा है, नए नए स्कैम्स कैसे आते हैं, मैं आज यहाँ आपके पॉडकास्ट पर आया हूँ। मैं आज आपको यहाँ 10 स्कैम बता दूँ कि सर ये स्कैम है, ये हो सकते हैं। कि अब आपका फ़ोन क्लोन हो सकता है, आपका फ़ोन हैक हो सकता है, आपके फ़ोन को कॉम्प्रोमाइज़ करके स्कैम कर सकते हैं, फॉरवर्डिंग सर्विस ओपन करके स्कैम कर सकते हैं, बिना OTP लिए स्कैम कर सकते हैं, कार्ड क्लोनिंग हो सकती है, RFID क्लोन कर सकते हैं कार्ड्स को। लेकिन मैं आपको ये 10 तरीके बता दूँ, जिस दिन आप ये पॉडकास्ट अपलोड करेंगे उसके 1 महीने बाद वो नए तरीकों को ढूंढ लेंगे। जो मोडस ऑफ ऑपरेंडी है वो बदल जाती है। उनका इंटेंशन सेम है, एंड मोडस ऑफ ऑपरेंडी बदल गई। तो ऐसे में हमें जिस चीज़ पर ध्यान देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है रूट कॉज, कि रूट कॉज है क्या, ये स्कैम हो क्यों रहे हैं। तो जैसे आपने मिंत्रा वाला बताया, तो मिंत्रा में जैसे ऑर्डर होते हैं वो तो सारे वेयर हाउस में पहुंचते हैं, वहाँ पे हमारा एड्रेस होता है, नाम होता है, नंबर होता है। बिल्कुल। और तो वो तो किसी को भी आसानी से मिल सकता है क्योंकि वेयर हाउस इतने सिक्योर तो नहीं होते। बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर क्या होता है, कई जगहों पर मैंने आइडेंटिफाई किया है, कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं कई बार कि डेटा को लीक कर देते हैं, सेल कर देते हैं, या कुछ जगहों पर ऐसे होते हैं डेटा बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रखे हुए, इनक्रिप्टेड नहीं रखा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। अगर आपने किसी का डेटा स्टोर करके रख रखा है और वो इनक्रिप्टेड नहीं है और वो गलती से भी लीक हो गया, एक छोटा सा अटैक है SQL इंजेक्शन, बहुत छोटा सा अटैक है, और जो लोग टेक में है वो जानते होंगे। SQL इंजेक्शन की हेल्प से आपके डेटाबेस से विदिन 5 to 10 मिनट्स में डेटा निकाल सकता हूँ। अच्छा, बिना आपको एक्सेस दिए भी? हाँ, बिना एक्सेस दिए। मुझे उस चीज़ की वल्नरेबिलिटी पता होनी चाहिए कि ये वेबसाइट या ये जो सर्वर है वो SQL इंजेक्शन के लिए वल्नरेबल है। अगर वो वल्नरेबल है तो आपका डेटा निकल जाएगा। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि इंडिया में सारे जितने सर्वर्स हैं, जितनी वेबसाइट्स हैं, उन्होंने खुद को इतना हाईली सिक्योर्ड कर रखा है। या मैं किसी एक ब्रांड की बात नहीं करूँगा, मल्टीपल कॉलेजेस की वेबसाइट्स, हम जब स्कूल में थे तो ये चीज़ें करते थे, इम्प्लीमेंट करते थे इन सारी चीज़ों को। टेस्टिंग वेबसाइट्स होती थी, ट्राई हैक मी एक प्लेटफॉर्म है, testphp.wellnweb है, इन सब पे हम प्रैक्टिस करते थे जब इंटर्नशिप या कॉलेजेस में थे हम। तो अब देखते हैं, अब तो ये पता है कि कितना आसान है ये करना अगर आपकी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स अच्छे नहीं है तो जैसे आपने बताया कि ये डेटा आसानी से लीक हो सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ऑनलाइन ऑर्डर करते टाइम कि वो हमारा डेटा ना लीक हो पाए? कैसे खुद को आपको सबसे पहले तो ये ध्यान नहीं, देखिए अगर आप किसी को डेटा दे रहे हैं, आप अपने एंड से ये कोशिश कीजिए कि आप हर जगह अपना प्राइमरी डेटा ना दें। पहली चीज़ तो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में थोड़ा सा फ़र्क है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि आप किसी पब्लिक डीलिंग के लिए आपकी बात करनी है, आप इनसे एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या कोई नंबर या ईमेल दे दीजिए, तो वहाँ पे आप अपना पर्सनल ईमेल नहीं देते या पर्सनल नंबर नहीं देते, आप वहाँ प्रोफेशनल देते हैं। या आप सेम चीज़ अगर आप किसी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से कुछ शॉपिंग कर रहे हैं,
तो आप वहाँ अपना पर्सनल कार्ड मत दीजिए, वो अकाउंट मत दीजिए जो आपका सैलरी अकाउंट है, वो अकाउंट मत दीजिए जो आपका जिसमें सेविंग्स रखी हुई है। एक सेकेंडरी अकाउंट रखिए जिसमें आप रोजमर्रा की ज़रूरतों के लिए डील करते हैं, जिससे आप यूपीआई एक्टिव रखते हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, अगर आप डिटेल्स एंटर कर रहे हैं तो उन्हीं डिटेल्स को दीजिए जो सच में ज़रूरी है, जो रिक्वायर्ड है। लोग एक्स्ट्रा डिटेल्स को भी फिल, वो स्टार मार्क किया हुआ होता है ना कि रिक्वायर्ड, सिर्फ उतना ही दीजिए। लोग सारी डिटेल्स फिल कर देते हैं, ऑल्टरनेटिव नंबर, ऑल्टरनेटिव ईमेल, क्या ज़रूरत है ना? आप बेसिक डिटेल्स दीजिए। दूसरी चीज़, आप अब तो खैर इंडिया में डीपीडीपी एक्ट आ चुका है। डीपीडीपी एक्ट के बारे में शायद आपने सुना होगा, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है ये। अगर मैं मोटा मोटा बोलूं तो यूज़र के डेटा का कंट्रोल यूज़र के पास आ जाएगा। ये एक्ट, इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो बहुत ही अच्छा एक्ट है। आईटी एक्ट के साथ इस एक्ट को भी बहुत ही ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंस दी जा रही है। इस एक्ट के आने के बाद जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं, बेसिक स्टेप्स तो ये थे। अब ये एक्ट उन सारी ऑर्गेनाइजेशन को, उन सारी फिड्यूसरीज को, उन सारी कंपनीज को मतलब फोर्स करेगा कि आप यूज़र के डेटा को सेफ रखें। अगर यूज़र का डेटा लीक होता है और आपने अगर उसे इन्फॉर्म नहीं करा तो बहुत बड़े नंबर की पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जा सकती है, अप टू 200 करोड़। बट ऐसे तो उनके पास तो काफी ज्यादा डेटा है, तो हर किसी को इन्फॉर्म नहीं कर पाएंगे। जब डेटा ब्रीच होता है तो वो तो काफी लोगों का होता है एक साथ। अगर डेटा ब्रीच होता है, मैंने आपको अपना डेटा दिया और आपने मेरा डेटा लीक कर दिया, तो उसकी पनिशमेंट आपको ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि जिम्मेदार आप हो। अब चाहे वो आपका एम्प्लॉय लीक करता है या कोई भी टीम मेंबर, पर आपके एंड से होता है। आपके एंड से, मैंने आपको डेटा दिया है ना, तो जिम्मेदार आप हुए। डीपीडीपी एक्ट का मतलब ही यही है। डीपीडीपी एक्ट समझ लो एक नटशेल की तरह है आपके डेटा के लिए, कि किस तरीके से आप अपने डेटा को बचा सकते हैं। ऐसे ही सर, जब वेबसाइट में जाते हैं तो उसमें कुकीज़ का ऑप्शन होता है। उसी में आता है कि एक्सेप्ट ऑल कुकीज़, एक्सेप्ट नेसेसरी कुकीज़। तो ये क्या होती हैं कुकीज़, और इससे भी क्या डेटा ले सकते हैं? डेटा आप ले सकते हो। मैं कुकीज़ का एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। नेटफ्लिक्स चलाया है कभी? जी। जब हम स्कूल में थे, आई थिंक 11th स्टैंडर्ड की बात है, मुझे याद है। उस टाइम ना पॉकेट मनी बहुत कम हुआ करती थी, तो जितनी पॉकेट मनी मिलती थी वो सारे पैसे दोस्तों के साथ घूमने और खाने में निकल जाते थे। तो नेटफ्लिक्स देखने का शौक था, या तो टोरेंट से मूवीज़ डाउनलोड करके देखें, या टोरेंट से शो डाउनलोड करके देखें, या किसी का उधार मांगे। अब जिसका मांगते थे उसके अलग नखरे। तो हमने एक सोल्यूशन ढूंढा। एक मतलब आदत थी R&D करने की बचपन से ही, तो एक ग्रुप ज्वाइन किया। उस ग्रुप में क्या था कि खैर वो तो बचपन की बात है, कुछ जो यूज़र एक्टिव होते थे उनकी कुकीज़ को कॉपी करके उस ग्रुप में डाल दिया जाता था। ये मैं बचपन की बात बता रहा हूँ आपको। उस कुकीज़ के बिहाफ पर वो सेशन, जो सेशन एक्टिव था, वो सेशन मेरे पास एक्टिव हो जाता था। तो जब तक उसने, आदमी ने सेशन एक्टिव रख रखा है, मैं उसके नेटफ्लिक्स को देख सकता हूँ। कुकीज़, कैशे, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसीलिए बोला जाता है अगर आप किसी अनजानी जगह पर लॉगिन कर रहे हैं, अनजानी जगह पर कुछ एक्सेस कर रहे हैं, तो वहाँ से कुकीज़ या कैशे क्लियर कर दीजिए। क्रोम में जैसे हम अलग अलग वेबसाइट खोलते हैं तो हमें रेगुलरली कुकीज़ को क्लियर करते रहना चाहिए। हाँ, कुकीज़ क्लियर, मतलब मुझे नहीं लगता कि 1 मिनट से ज़्यादा लगेगा कुकीज़ क्लियर करने में। लोग इनकॉग्निटो मोड चला लेते हैं। हाँ, अच्छा है, बट मतलब बेटर है नॉर्मल ब्राउज़र से चलाना। अब मेरे हिसाब से तो अगर मैं नाम लेकर बोलूँ तो आप ब्रेव ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा ब्राउज़र है।